brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। अरे रोटी कपड़ा और मकान भूल गए तुम। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, अरे रोटी कपड़ा और मकान, कमाने वाला लूटने वाला, कमाने वाला लूटने वाला, कमाने वाला लूटने वाला, अरे शिक्षा मुफ्त दिलाएगी, फसल का दाम दिलाएगी, रोजगार दिलाएगी, इलाज मुफ्त दिलाएगी। बीच बीच में थोड़ा नारा लगना चाहिए ना। फिर से लाइन से बैठ जाइए, कहीं कहीं अव्यवस्थित है लोग। अब बिना टोपी के कोई सर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ड्रेस में रहिए सब लोग। तो एक गीत के साथ शुरुआत की जाए। अब अगली बार से मैं गीत की प्रैक्टिस आप लोगों की यही मान लेता हूं कि जो यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं इसको आप लोग तैयार करके आए। और पीछे क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। एक साथ नहीं बजेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तूफान और क्रांति की तूफान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तूफान और क्रांति की तूफान है। देश में है त्राही त्राही चल रहा है तू बड़ा। दीन की कराह आह सुन रहा है तू बड़ा। गाँव गाँव में अशांति उठ रहा तूफान है। गाँव गाँव में अशांति उठ रहा तूफान है। क्रांति की तूफान और क्रांति की तूफान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव खाएगा। सप्त क्रांति के जहर से देश को बचाएगा। तेरे बल पे अब भी देख देश को गुमान है। क्रांति की तूफान और क्रांति की तूफान है। करवटे बदल नहीं तू तो आंख खोल दे। तू निकल और एक बार इंकलाब बोल दे। तेरे दम पे जमीन और आसमान है। क्रांति की तूफान और क्रांति की तूफान है। छोड़ दे ये भेदभाव, छोड़ दे ये रूढ़ियाँ, छोड़ दे ये भेदभाव, छोड़ दे ये रूढ़ियाँ।
चूड़ियों से बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां, चूड़ियों से बन सकी है कब नवीन पीढ़ियां। सब मनुष्य समान और सबका हक समान है, सब मनुष्य समान और सबका हक समान है। शांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, शांति की तू आन और शांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लगा गई, तू बड़ा है जब कभी तो आंधियां लगा गई। क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तेरे इस सही कदम पे झुक गया जहान है, तेरे इस सही कदम पे झुक गया जहान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, शांति की तू आन और शांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, शांति की तू आन और शांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जहान है, शांति है पुकार की तू सो रहा जहान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, शांति की तू आन और शांति की तू शान है। भारत माता की जय। तो साथियों और दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा सबका। विनय भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी, दिलीप भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी, अनिल जी ने अपने अनुभवों के आधार पे बहुत रोचक तरीके से अपनी बात रखी जो आपको आसानी से समझ में आ सके। और शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल क्यों पूरे देश में जरूरी है और कैसे इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, उसके बारे में विशेष रवि जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां अपने इन सारे साथियों के लिए। एक बात अनिल झा जी ने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा था कि क्या हमको सब कुछ सत्ता के लिए ही करना है। बात हम यहीं से शुरू करते हैं और हर समय काल की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान 200 सालों तक, लगभग 190 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। उनकी गुलामी जो थी, उस गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग थे? कौन से लोग थे? इसी भारत में कुछ नौजवान थे, इसी भारत के अंदर कुछ युवा थे, क्रांतिकारी थे, अहिंसा में यकीन रखने वाले आंदोलनकारी थे, गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। क्या सपना था उनके आगे? ये देश हम क्यों आजाद कराना चाहते हैं? विधायक बनना था, सांसद बनना था, मंत्री बनना था, या फिर मकसद था कि ये देश आजाद होना चाहिए? क्योंकि तब तो चारों तरफ अंधेरा था, कुछ नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी थी। उस गुलामी में जीने के लिए हम मजबूर थे। एक वक्त की रोटी के लिए भी हम संघर्ष करते थे, मजदूरी करते थे, कोड़े खाते थे, जेलों में यात्राएं सहते थे। लेकिन ये देश खड़ा हुआ अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, और इस देश के लोगों ने कहा नहीं, हमको आजादी चाहिए पहले। और जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद सामाजिक आंदोलन चले। समाज में जो भेदभाव था उसके खिलाफ आंदोलन चला। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी
क्योंकि इस देश में एक बड़ा वर्ग था दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, जो भेदभाव की सामाजिक व्यवस्था का शिकार था। साथ में बैठ के खाना नहीं, हाथ का छुआ पानी पीना नहीं, मंदिर में प्रवेश वर्जित, स्कूल में एक साथ बैठ के शिक्षा नहीं ले सकते। अभी हमने एक फिल्म देखी ज्योतिबा फूले के जीवन पे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जीवन पे प्रयागराज में क्या दिखाया गया उस फिल्म में। और याद रखिए उस फिल्म में भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन किया कि ये फिल्म चलाई जाए। एक महिला उस जमाने में शोषित वंचित समाज की महिला, उसका उद्देश्य क्या था? गांवों में रहने वाले दलित बस्तियों में रहने वाली बेटियों को शिक्षा दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। और शिक्षा देने के उस अपराध के कारण उनके ऊपर तब की सामाजिक व्यवस्था में कूड़े फेंके गए, यातनाएं दी गई, परेशान किया गया, लेकिन वो हारी नहीं। अंतिम दम तक महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले ने मिलकर बच्चों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया और उस देश को पूरा करके दिखाया। सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय जी ने आंदोलन चलाया। आप सोचिए, एक तालाब में महाड़ के अंदर जहां पे जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किसने खड़ा किया आंदोलन उसके खिलाफ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन खड़ा किया और लंबे संघर्ष के बाद उस तालाब में पानी पीने की इजाजत दलितों को दी। कहते थे गले में हड़िया बांध के चलो, पीछे झाड़ू बांध के चलो। कौन लेके आया था ये व्यवस्था? किसी मुसलमान ने कहा था कि हड़िया बांध के चलना है गले में? किसी मुसलमान ने कहा था पीछे झाड़ू बांध के चलना है? किसी मुसलमान ने कहा था जिस रास्ते से सामंत लोग चलेंगे उस रास्ते से दलित नहीं चल सकता? किसने कहा था? ये हमारे समाज की सामाजिक बुराई थी, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। उनके सामने क्या सपना था? वो किस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे? आज भी जब हम खबर पढ़ते हैं कि बुलंदशहर के अंदर सामंत लोगों ने सीआरपीएफ के एक जवान को, जो दलित समाज से आता था, उसको घोड़ी पर बैठ के शादी नहीं करने दी, उसको पुलिस की सुरक्षा मांगनी पड़ी। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर समय जहां कहीं भी अत्याचार है, अन्याय है, उसके खिलाफ आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। सत्ता हो ना हो, दोनों तरीके से आपको न्याय दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा, तब आप आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। विधायक बन गए, बहुत अच्छा है। सरकार बन गई तो बहुत अच्छा है। आपको 11 साल दिल्ली की जनता ने मौका दिया, आपने बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया केजरीवाल साहब, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। उसके बाद चुनाव हार गए। अभी हमारे एक साथी ने सवाल भी पूछा कि इतना सारा काम किया फिर भी हार गए, तो अब क्या करें? अब तो चुनाव हार गए, 22 सीटें आ गई, तो अनिल झा तो विधायक बन गए, विशेष रवि तो विधायक बन गए हैं, और ये दिल्ली के विधायक हैं।
इनको 800 किलोमीटर दूर आके पार्टी संगठन की टोपी पहन के सुबह से लेकर शाम तक यहां पे काम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इनको? करोल बाग में आराम से रहते हैं, किराड़ी में विधायक जी रहते हैं आराम से, दिलीप भाई अपना आराम से घर पे बैठे रहते हैं। क्या जरूरत है कि विनय पटेल अंबेडकर नगर से निकल के नीलम जी हो गई या हमारे साथी इमरान भाई हो गए, सब लोग कहां से सब लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 दिन से कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं। क्या जरूरत है? हम चाहते क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं कि जब हम आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के घरों से निकले तो समाज में कहीं भी अन्याय और बुराई दिखे तो अपने संगठन के बल पर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करें और उसको हाथ दिलाने का काम करें। क्योंकि अब तो दिल्ली में सत्ता है नहीं, तो दिल्ली के विधायक काम करना बंद कर दें, दिल्ली के कार्यकर्ता काम करना बंद कर दें। तो जिन लोगों के मन में 11 साल तक आपने ये उम्मीदें जताई हैं कि हाँ एक सरकार ऐसी भी चल सकती है जो शिक्षा फ्री देगी, बिजली फ्री देगी, पानी फ्री देगी, बस की यात्रा फ्री देगी, बावजूद इसके मुनाफे का बजट देगी, जो उम्मीदें आपने जगाई हैं कि गरीब की बस्तियां उजाड़ी नहीं जाएंगी, जो उम्मीदें आपने जताई हैं कि गरीब के घर का बच्चा भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, अगर आप लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, दोबारा सत्ता में आने का प्रयास नहीं करेंगे तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम आप करेंगे और उनके साथ धोखा देने का काम करेंगे। उस उम्मीद को जिंदा रखना है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सपने को जिंदा रखना है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सफर को, रास्ते को आगे बढ़ाना है। सत्ता आएगी उसके लिए काम करना जरूरी है। तो इसलिए जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म में जकड़ी हुई है। अभी आपको तुरंत कुछ मिल जाएगा ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन इसकी संभावना तो 100% है कि अगर एक मजबूत संगठन बना के आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो DM को, SP को, अधिकारी को आपकी बात सुननी पड़ती है और आपका काम करना पड़ता है। अभी हम अपना सीमित उद्देश्य वहां तक रखें। अभी हम ये मान लें कि अभी हम उत्तर प्रदेश में अपने काम से, अपने संगठन से, अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से आम आदमी पार्टी को इतनी मजबूत पार्टी बनाएंगे कि जनता निकल कर कहे कि झाड़ू वालों को दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी लाना है, अच्छे स्कूल बनवाना है, अच्छे अस्पताल। क्योंकि हर मां बाप का सपना होता है, कोई मजदूर होगा, कोई ऑटो वाला होगा, कोई रिक्शे वाला होगा, उसका सपना क्या होता है? हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, हमारे घर में कोई बीमार हो तो उसको अच्छा इलाज मिल जाए। ये तो हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी का सपना है। यूपी वालों की भी जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से यूपी वालों को समझा दिया गया है हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है स्कूल की, अस्पताल की, इलाज की, नौकरी की, पढ़ाई की, कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही लड़ते फिरते रहिए, आपकी जिंदगी बीत जाएगी। और उससे भी ज्यादा निराशा हो तो चिंता मत करना, 5 किलो राशन मिल रहा है आपको। भूखे हो तो ले लो 5 किलो राशन, चुपचाप बैठो,
झोले पे मोदी जी की फोटो बनी है, साथ में योगी जी की भी बनी है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अपने अयोध्या प्रांत के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज विनय पटेल जी काफी नाराज भी थे और बिल्कुल ठीक कहा अनिल झा जी ने कि हमको किसी भी साथी को सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं है, प्यार ही करना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलके अगर उसने कोई गलती की है, कोई चूक की है, वादा खिलाफी की है संगठन के साथ, तो उसको जरूर अपनी बात बोलना है। मेरे साथ मामला थोड़ा उल्टा है। अगर मैं किसी साथी को डांटना बंद कर दूं तो आप समझ लीजिए मैं उससे प्यार करना बंद कर दूं। यहां लोग पूरा मान जाते हैं। अगर मैंने डांटना बंद कर दिया तो आदमी समझ लेता है कि जरूरत से ज्यादा नाराज है, इसलिए अब बात करना बंद कर दिया। वैसे मैं आपके सुझाव पे ध्यान दूंगा, लेकिन मैं कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जब मुझे किसी से, क्योंकि ये परिवार है, हम एक दूसरे के भरोसे के साथ यहां बैठे हुए हैं। हमने परिवार की तरह इस संगठन को चलाया और जब हमने शुरुआत की तो अन्ना आंदोलन में हम लोग आए थे। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में तिरंगा लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का कानून मांगने निकले। पूरा देश सड़कों पे आ गया। कोई विधायक सांसद बनने की उम्मीद नहीं थी, न चाहत थी, न संगठन, न कोई राजनीतिक दल। परिस्थितियां बनी, आप चलते गए। तो अब करना क्या है? एक दूसरे का मुंह मत देखिए, अपने आसपास देखिए, पार्टी खड़ी हो जाएगी। मैंने इस काम की शुरुआत की है। मैं सुल्तानपुर गया, मेरा अपना गृह जनपद है। मेरे पास एक सज्जन एक्सरे लेके आए, वो एक्सरे कागज पे निकला हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? बोले जिला अस्पताल से आ रहा हूं। मैंने कहा अब तो मेडिकल कॉलेज हो गया। बोले हाँ भैया मेडिकल कॉलेज से आ रहा हूं। तो हमने कहा ये क्या लेके आए? बोले एक्सरे है। मैंने कहा प्लेट कहाँ है? बोले कागज पे एक्सरे मिलता है। हमने कहा कब से? बोले 4 साल से। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में कागज के ऊपर एक्सरे निकाल के मिल रहा है। पिछले 4 साल से वहां रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बदायूं के अस्पताल में 25 से 30 बच्चे हर महीने उनकी जान जा रही है। 20 लाख रुपए का वेंटिलेटर आके रखा हुआ है, लेकिन उसको एक ट्रेंड कर्मचारी चला सके, इसकी ट्रेनिंग 3 साल में नहीं दी गई और हर महीने 25 से 30 बच्चे मर जाते हैं, नवजात शिशु। आलम यह है कि यहां पे 5 करोड़ की टंकी बनी, सीतापुर में उद्घाटन के पहले उड़ गई टेस्टिंग के दौरान। तो अपने इर्द गिर्द अब आपको देखना शुरू करना। आपके ब्लॉक का स्कूल कैसा है, आपके गांव का अस्पताल कैसा है, आपके गांव की पीएचसी कैसी है, आपके बाजार की जो क्लिनिक है वो कैसी है, सड़कें कैसी हैं, इसकी लड़ाई लड़ना शुरू कीजिए, तब आपसे लोग जुड़ेंगे। एक नेता का उदाहरण दे रहे थे अनिल झा जी। गांव गांव जाइए, लोगों के बीच में रहिए। हम लोग थोड़ा शिथिल हो गए थे विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। हो गए थे कि नहीं हो गए? उसके पहले से ही थोड़ा ढीले पड़ गए थे। नीलम जी कब से काम शुरू किया आप लोगों ने? इस समय मार्च के महीने से काम शुरू। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने हो गए। 3 महीने। 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के संगठन में कुछ ऊर्जा नजर आ रही नहीं आ रही? ईमानदारी से बता। क्यों आ रही है? क्योंकि ऐसे हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं,
हमारे साथी दिल्ली से 700 800 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, आपके बीच में रह रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, समस्याओं के वीडियो बना के डाल रहे हैं, अखबार में खबरें छपवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विनय भाई गए थे 2 जिलों का दौरा करके आए जहां पे टंकियां टूटी थी। हमारे पांडे जी ने मिर्जापुर के उन्होंने वीडियो बनाई थी, नदी की सफाई का 105 करोड़ रुपए निकाल लिया, नदी साफा नहीं हुई। तो अपने इर्द गिर्द जो भी समस्याएं हैं, मेरा पहला सूत्र यही है कि उसके खिलाफ माहौल बनाने का, आंदोलन बनाने का, लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का काम आप लोगों को करना है। तैयार है आप लोग इसके लिए? आंदोलन बड़ा बनेगा तो मैं भी उस आंदोलन में शामिल होने के लिए आऊंगा, लेकिन आवाज पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी। इससे आपका संगठन बैठ पड़ेगा। तहसील की समस्या, अस्पताल की समस्या, स्कूल की समस्या, क्या क्या आयुष्मान आरोग्य केंद्र एक था, हमने एक कॉल दिया कि उत्तर प्रदेश में सारे अस्पतालों की सफाई होनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पे कि अस्पताल के अंदर सांप घूम रहा है, इतनी गंदगी। तो सेवा का काम, संघर्ष का काम, और 8 घंटे की तो बात हो रही है 1 महीने में, सप्ताह में 2 घंटे, महीने में इतना तो दे सकते हो भाई। वो आंकड़ा दे रहे थे विपिन पाठक जी, 7 घंटे हर आदमी इंटरनेट पे देता है पर डे, तो 2 घंटे तो पार्टी को दे सकते हो हफ्ते में? दे सकते हो नहीं दे सकते? थोड़ी मेहनत आप कर लें। एक बार अगर आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर वोट देने के लिए यूपी की जनता आगे आ गई ना, आप वोट गिनते गिनते थक जाओगे, मैं इस बात का यकीन है। एक बार लोगों के मन में आ जाए कि नहीं, हो गया जाति धर्म के नाम पे वोट, अब की तो स्कूल अस्पताल के नाम पे वोट देना, अपनी सड़क के नाम पे वोट देना, अपना तालाब का पानी जो नहीं आया उसके नाम पे वोट देना, अपने रोजगार के नाम पे वोट देना, बदलना है उत्तर प्रदेश में। ये भाव अगर लोगों के मन में हम पैदा करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और उसकी पहली शुरुआत, जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं, पहली शुरुआत कब से होगी? जिला पंचायत के चुनाव से। और अगर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव बाबा जी ने जनता से करा दिया तो मैं आपको कह रहा हूं कम से कम 50 ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में निकाल के देना है। इसलिए बार बार इस बात को कहिए कि हमें जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अध्यक्ष का जनता से चाहिए। और जितने भी हमारे प्रमुख नेता, रिस्क लीजिए थोड़ा। रिस्क लेने का मतलब कि संकोच मत कीजिए। जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, पहली सीढ़ी पार कीजिए, उसके बाद आगे वाली सीढ़ी की तैयारी कीजिए, डरिए मत। और जिला पंचायत के चुनाव में खर्चे कितना बहुत ज्यादा आता है, वो कम खर्चे में आपका चुनाव भी हो जाएगा। आप जीत भी सकते हैं, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उससे आपकी स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए पहला लक्ष्य तो आप वही रखिए, पंचायत का, जिला पंचायत के चुनाव का। तो 2 बातें साफ हो गई, एक स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष और संघर्ष के साथ संगठन
निर्माण, संघर्ष करेंगे स्थानीय मुद्दों पर और संगठन का निर्माण करेंगे। और महीने में कितने घंटे देना है? 8। याद है? रट लो, क्योंकि इन्होंने 2 घंटे कह दिया, 2 घंटे में बात फाइनल करो, उससे ज्यादा दे दिया तो अच्छा ही। 8 घंटे महीने में आपको समझ देना है, 2 घंटे हर हफ्ते। अब जो दल है यहां पे राजनीति करने वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, वो कर क्या रहे हैं, क्या सपना दिखाते हैं आपको? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, मुसलमानों से नफरत करो, झगड़े करो, लड़ाई करो, बुलडोजर चलवा दो, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। इसलिए कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, मैं यहां पे बैठा हूं इसलिए नहीं, कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो वो बताइए आप। कुछ नहीं अच्छा कर रहे, कुछ अच्छा कर रहे हैं? नौकरी दिया आपको, फसल का दाम दिया, गन्ने का दाम दिया, महंगाई कम किया? तो ना रोजगार दे रहे, ना महंगाई कम कर रहे, ना फसल का दाम दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बुलडोजर चला रहे गरीब के घर पे, नफरत फैला रहे हैं। 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी, 50,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, नमक रोटी मिड डे मील में बच्चों को खाने के लिए मिलती है। मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि मैं ये सोचता हूं कि भाजपा वाले और कितना बुरा करेंगे तब हमको गुस्सा आएगा। मैं कई बार, सही बात है कि मैं विचलित हो जाता हूं कि कितना और बुरा वो आप लोगों के साथ करेंगे तब गुस्सा आएगा। आपके मन में नाराजगी नहीं पैदा होती, संवेदनशीलता खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा अच्छा है, नारे लगाइए, खुश रहिए, 5 किलो राशन मिल रहा है आपको, 5 किलो राशन मिल रहा है। मोदी जी के दोस्त को कितना मिल रहा है, कभी इसका अंदाजा देखा आपने? कभी हिसाब किया आपने? कोयला किसके पास? जोर से बोलिए। गैस किसके पास? बिजली किसके पास? पानी किसके पास? सड़क किसके पास? पोर्ट किसके पास? एयरपोर्ट किसके पास? जहाज किसके पास? तो आकाश से लेके पाताल तक किसके पास? अडानी को ठेका देने के लिए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, जो गुजरात के अंदर नो मैंस लैंड था, जहां पर कि कोई भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर अडानी को सोलर प्लांट लगाने की इजाजत दे दी गई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ जो गुजरात का इलाका है। पता है ना आपको? अभी आतंकवाद को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए हैं। लेकिन एक कहानी शायद आपको याद नहीं, आप भूल गए क्योंकि मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती। जब मीडिया में बात नहीं चलती तो हमारे दिमाग से भी वो बात निकल जाती है। अडानी के पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई थी, अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स पकड़ी गई थी, और वो ड्रग्स का पैसा आतंकवाद के काम में लगाया जाता था, और उसके रुपए की जो कीमत थी ड्रग्स की वो थी 20,000 करोड़ रुपए। ये संजय सिंह नहीं कह रहे, ये एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट देके कहा कि हुजूर माई बाप, जितनी ड्रग्स अडानी के पोर्ट से पकड़ी गई है इसकी कीमत है 20,000 करोड़ रुपए, और यह पैसा पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद का ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए लगाया जाता है।
तो अडानी ने कहा अब हमारे पोर्ट पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कंटेनर नहीं उतरेगा, वहां का सामान यहां नहीं आएगा। 1 महीने के बाद बिना बताए फिर से अफगानिस्तान का सामान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का माल आना शुरू हो गया और फिर एक बार 350 करोड़ रुपए की ड्रग्स वहां पे पकड़ी गई और एक आदमी की लाश मिली। कोई है पूछने वाला सवाल इनसे? चिल्ला क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाजपा, क्या कहते हैं भाजपा के लोग? बांग्लादेशियों को भगाना है, बांग्लादेशियों को भगाना है, बांग्लादेशियों को भगाना है। मैंने कहा भैया 11 साल से यहाँ पे ओबामा की सरकार चल रही है, बाइडेन की सरकार चल रही है। सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? मोदी जी के जिम्मे है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? बंगाल से, आसाम से, त्रिपुरा से। तो मैंने पूछा बंगाल से, आसाम से, त्रिपुरा से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे पहुंच गया? जब दिल्ली पहुंच गया तो 11 साल से तुम झक मार रहे हो, 11 नाम तो बताओ। अगर कोई बांग्लादेशी मिल भी जाता है हिंदुस्तान में तो उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन भेज सकता है उसको बांग्लादेश वापस? केजरीवाल जी भेज सकते हैं क्या? ममता जी भेज सकती है क्या? हेमंत सोरेन भेज सकते हैं क्या? कौन भेज सकता है वापस? नरेंद्र मोदी। तो आपको भड़काए रहते हैं बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, बांग्लादेशी। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह रहे थे, यूपी बिहार के लोगों को। मैं लिस्ट पढ़ रहा था, नाम कह लगे ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। मैंने कहा इनका नाम राम है, सीता है, ये बांग्लादेशी कैसे हो गए? पार्लियामेंट में बहस हुई थी मेरी। हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को दुश्मन देश के नागरिक की तरह दिल्ली में ट्रीट किया जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूपी का जब चुनाव आएगा तो इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। कहना है जैसे तुमने यूपी वालों को दिल्ली से भगाया, हम तुमको यूपी से भगाने का काम करेंगे। भाजपाइयों को सफाया करना। अभी बिहार जा रहा हूं मैं 17 तारीख को, और बिहार के लोगों के जो घर उजाड़े गए हैं वहां धरना दूंगा पटना में। वहां बिहारी के लोग, बिहारियों का वोट चाहिए आपको। वहां बताते हो हम 1 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं और दिल्ली में बिहारियों को उजाड़ते हो। तो वहां भी यही नारा दे रहे हैं। जिन्होंने, जिस बीजेपी ने दिल्ली से बिहारियों को भगाया, वो बिहारी बीजेपी को बिहार से भगाएंगे। लड़ना पड़ेगा इनसे। सिर्फ खोखली बात है। कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा रोक दो, एकदम चढ़ाई करो, जवाब दो उनको, लेकिन उससे पहले एक काम करो। बोले क्या करना है? हमने कहा जो हजारों करोड़ की बिजली तुम्हारा दोस्त अडानी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, पहले उसका ठेका कैंसिल करो। कहने लगे तो उल्टी बात हो गई, हमारा दोस्त तो माल खाएगा बांग्लादेश से, तो इनका दोस्त बांग्लादेश से माल खाएगा, बिजली बेच के पैसा कमाएगा, और जो किसान का बेटा रहेगा उसको बांग्लादेश और हिंदुस्तान और दुनिया भर के घुसपैठिया और इधर उधर की बात करके झगड़ा कराएंगे। इनकी नीयत को समझिए आप, ये क्या कर रहे हैं इस देश के साथ, इसको समझिए। कहते हैं हिंदुस्तान चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हिंदुस्तान चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में कितने नंबर पे है? 140वें स्थान पे है। भूटान से भी पीछे है, श्रीलंका से भी पीछे है।
यानी आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। कह रहे मोदी जी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। हमने कहा हाँ करते हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था 2014 तक। नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में दिन रात मेहनत कर करके उस कर्जे को 200 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। बोले तुम 14 लोग से 50 लाख करोड़ का कर्जा लिए थे, हमने 150 लाख करोड़ का अकेले लिए। दिन रात मेहनत कर। ये सब सच्चाई, ये सब आंकड़े आप लोग जानिए और गांव गांव जाकर बताइए, गांव गांव जाकर समझाइए। और सेवा और संघर्ष की राजनीति का कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। और हिंदुस्तान के 2 बड़े नेता हुए, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन के दौरान, और एक आजाद हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और दोनों लोग ग्राम प्रधान भी नहीं थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? दोनों लोग ग्राम प्रधान भी नहीं थे और इतने बड़े नेता हो। तो इसलिए आपको अपने इलाके का गांधी बनना है, आपको अपने इलाके का जेपी बनना है, आपको अपने इलाके का भगत सिंह बनना है, आपको अपने इलाके का अशफाकुल्लाह बनना है, आपको अपने इलाके का राजेंद्र दयाड़ी बनना है, आपको अपने इलाके का रोशन सिंह बनना है। उस आजादी के सपने को जो उन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान देखा था, आजाद हिंदुस्तान में आप पूरा करोगे। यह संकल्प लेके आम आदमी पार्टी के कारकुनों को आपको आगे बढ़ाना है। और कोई हिंदू मुसलमान नहीं, इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चल रहे। ये दृढ़ संकल्प लेके कि हमें बाबा साहब के संविधान में भरोसा है, और उस संविधान में लिखा है सबको बराबरी का हक, सबको सम्मान से जिंदगी जीने का हक। उस संविधान ने हमें दिया है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये ताकत हमको हमारे संविधान ने दी है, किसी नरेंद्र मोदी या योगी जी की वजह से नहीं मिला है। और इनका इतिहास ही क्या रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ जो मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी, अंग्रेजों के जमाने में जो सरकार बनी थी, अलग अलग राज्यों की असेंबली जो बनी थी, उसमें मुस्लिम लीग के साथ उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 3 राज्यों के अंदर सरकार बनाई। वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाई थी। ये लोग राष्ट्रवाद पे बात करते हैं। जिन्होंने जिन्ना की कब्र पे जाके माथा टेका, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और हम आप सुनते हैं ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिन्होंने काशी में काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तुड़वाया, अयोध्या में मंदिरों को तुड़वाया, वहां अभी मथुरा के अंदर घर और मंदिर तोड़वाने जा रहे हैं। इनसे हमें हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हिंदू धर्म का कोई ठेका, कोई टेंडर नहीं निकला है। हिंदू धर्म हम भी मानते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म में सद्भावना, भाईचारा, आपसी एकता, प्रेम, अहिंसा के संदेश को मानते हैं। और ये हिंदू धर्म की नकली परिभाषा देकर हिंसा कराने के रास्ते को मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमारा विरोध है, इसलिए इनकी राजनीति हमें समाप्त करनी होगी। और मोदी मीडिया में उनके साथ उछली रहा। कितनी बेइज्जती होती है भारत की मोदी मीडिया के कारनामों से। उनका तो पास चले तो मोदी जी के साथ खुदे निकल के गोली बंदूक चलाने लगे। हैं? मोदी जी का पोस्टर लग गया, देखा कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया चश्मा उस्मा लगा के, हाथ में टोपा लिए हुए, आर्मी का ड्रेस पहन लिए हैं,
ब्रिगेडियर है कि कर्नल है कि सेना अध्यक्ष है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो पूछे कि क्या है आप, कह रहे हमारे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा। तो बहुत अच्छा हुआ, सिंदूर ठंडा पड़ गया। नहीं इतना महिलाएं स्वागत करती कि दिमाग ठंडा हो जाता। ये सिंदूर गर्म करने पे पॉइजन बन जाता है। हाँ, पॉइजन हो जाता है, मर जाना चाहिए। तो इसलिए ये सिर्फ ड्रामा करके, झूठ बोल के, आपको गुमराह करके आपका वोट लेते हैं और आपके लिए काम नहीं करते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। नोटबंदी किया, देश को तबाह किया, 3 काला कानून लाए तो 1 साल तक किसान आंदोलन पे रहा, अग्निवीर लाए तो नौजवान आंदोलन पे रहा, फिर प्रयागराज में आंदोलन होता है, जब भी आंदोलन होता है लाठियों से पीट पीट के, मार मार के सबको बंद कर देते हैं। फिर मंदिर का उद्घाटन किए तो वहां भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रहे। पहली बारिश में मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, संसद में पानी गिरने लगता है, स्टेशन उड़ जाता है एक बारिश में। गाजियाबाद का स्टेशन वहां जो बनाया था मेट्रो उड़ गया, मेरठ के लिए जो जा रहा था। मुंबई में उद्घाटन किया था, वो लबालब पानी से भर गया, पुल टूट जा रहा है, टंकी टूट जा रही है, फ्लाईओवर टूट जा रहा है, सड़क टूट जा रही है, एयरपोर्ट उड़ जा रहा है। अभी तक एयरपोर्ट से जहाज उड़ती थी, अब एयरपोर्टे उड़ जा रहा है। मोदी जी ने ऐसा एयरपोर्ट बना दिया। तो इसलिए मुझे सेवा और संघर्ष पे बोलने का को कहा गया, मैं यहीं तक अपनी बात केंद्रित रख रहा हूं। अगर आप दिल से महसूस करते हैं कि वास्तव में हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, हमारे गांव के साथ गलत हो रहा है, हमारे कस्बे के साथ गलत हो रहा है, हमारे शहर के साथ गलत हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसान के साथ गलत हो रहा है, तो हमको उसके लिए बोलना होगा। इतनी छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, तैयार हो इसके लिए? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मानते हैं कि इंसान का जीवन अगर आपको मिला है तो ये किसी दूसरे इंसान के काम भी आना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने समाज के आसपास की बुराइयों को, गंदगी को साफ करें। तो कभी श्रमदान, कभी रक्तदान, कभी वृक्षारोपण, कभी कोई सेवा का काम जिससे मन का विकार भी दूर हो। तो सेवा का दूसरा काम, इसके लिए भी तैयार है आप? हाथ उठा के बताइए, तैयार है ना? बस एक 2 कार्यक्रम चलाते रहिए, 2 कार्यक्रम चलाइए। और आने वाले दिनों में, अभी आपने फिरोजाबाद का प्रांतीय सम्मेलन हुआ, अयोध्या प्रांत का प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का शिविर प्रयागराज में हुआ, उसके बाद ब्रज प्रांत का शिविर हुआ, पश्चिम प्रांत का शिविर हुआ, और आज अयोध्या प्रांत का शिविर संपन्न हो रहा है। और अब 8 प्रांतों में शिविर खत्म करने के बाद, कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म करने के बाद, अभी कल बरेली में है रुहेलखंड का, उसके बाद फिर काशी प्रांत का है, बौद्ध प्रांत का है, पूर्वांचल का है। ये सब खत्म करने के बाद 1 जुलाई से हर घर संपर्क चला। तो प्रकोष्ठ के साथी भी कमर कस लीजिए, सब लोग मेन पार्टी के साथी भी कमर कस लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, अब जो काम नहीं कर सकता है वो अपने आप पद छोड़ दे, वो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि संगठन के साथ लापरवाही, अब उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। और अब आगे ये लोग भी जाएंगे अलग अलग जगहों पे, तो जो हमारे सह प्रभारी हैं वो भी जिलों में जाएंगे, उससे संगठन की स्थिति का पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ मिलके मेहनत कीजिए।
एक बात तय है कि अपना लक्ष्य ये रखा जाए, अक्टूबर में जो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की सम्मेलन की बात, रैली की बात अभी हमारे साथी अनिल झा जी ने यहाँ पे की, लक्ष्य अपना अभी से बना लीजिए। अक्टूबर के महीने में कम से कम 1 लाख लोगों का जमावड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में तैयार हो। बड़ा लक्ष्य है, मेहनत करना है। और 1 लाख लोग अगर आपने लखनऊ में इकट्ठा कर दिया, 25,000 तो कर चुका हूं, सही का। 1 लाख पिछली बार चुनाव में 25,000 लोगों का हमने सम्मेलन वो रैली कर दी, जिसमें अरविंद जी आए। अगर अक्टूबर में आपने 1 लाख लोगों की रैली कर दी तो फिर बाढ़ आ जाएगी इस पार्टी में लोगों के आने की, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे। फिर आपके यहाँ एप्लीकेशन लगना शुरू हो जाएगी, हमें भी ले लो, हमें भी दे लो, हमें भी अपने साथ जोड़िए, और वहां से फिर आपका सफर आगे बढ़ेगा। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, बहुत सारा आपको आभार कि आपने 2 दिन आम आदमी पार्टी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। अब आगे इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाइए। जो बात संगठन की ओर से तय हो उस बात को पूरा करने का काम कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भारत माता की जय।